सर जी एओपी। अच्छा, एग्जामिनर एक टाइम होता तो था, एक सवाल आता था बिजनेस का, एक सवाल आता था सैलरी का। और एओपी का सवाल कभी पूछ लिया, और वो एओपी की सिर्फ हेडिंग ही होती थी, अंदर सवाल उसमें हमेशा बिजनेस का ही पूछता था। फिर दौर बदला और उसने आसान आसान बातें पूछनी छोड़ दी। देख के भैया, दौर बदला और उसने आसान आसान बातें पूछनी छोड़ दी, और उसने जो है वो फोकस ही कर लिया कि मैंने न्यूमेरिकली ज्यादा पूछनी। और अभी इस वक्त का स्टेटस ये है कि उसका बस चले तो वो तीनों चीजें ही पूछ लेता है। अक्सर ऐसा हुआ है कि उसने सैलरी भी पूछा है, बिजनेस भी पूछा है, और एओपी भी पूछा है। मगर एओपी की फ्रीक्वेंसी और इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। मैंने ओरिजिनल प्लान तो ये था कि मैं आज आपको सैलरी और बिजनेस के न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले एक बार एओपी करा लूं, ताकि फिर जब एओपी वाला एरिया कवर हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद बंदा खुल के खेलता है कि जो मर्जी न्यूमेरिकल हम कर लें। मेरी कोशिश होगी कि लेटेस्ट अटेम्प्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं, लेटेस्ट अटेम्प्ट के न्यूमेरिकल में भी एओपी का न्यूमेरिकल सबसे प्रोमिनेंट है जो पिछले अटेम्प्ट में है। तो मैंने यही सोचा कि यार मैं जो एओपी मैंने मंडे वाले दिन कराना है वो मैं आज करा दूं, और जो न्यूमेरिकल्स वाली साइड है वो मैं मंडे पे ले जाऊं। आपने कुछ प्लान किया हुआ था? क्या प्लान किया हुआ था? संडे को न्यूमेरिकल्स का प्लान किया हुआ था। संडे को तो न्यूमेरिकल्स आप वैसे करेंगे, मैं आपको करा रहा हूँ लेटेस्ट न्यूमेरिकल इंशाल्लाह। जो लास्ट अटेम्प्ट है उसके न्यूमेरिकल्स मैंने मंडे वाले दिन कराने हैं। तो वो न्यूमेरिकल मेन है एओपी का। मैंने सोचा फिर मैं पहले एओपी पढ़ाऊं, एओपी पढ़ाए बगैर वो बच्चा जो जिसने पहले नहीं पढ़ा हुआ वो तो फिर आउट हो गया ना गेम से ही। सर जी सर। Philosophy to definition of motivation reduction that has not been set off shall be set off against 50% of the income from business in the following tax year. So on until completely set off. The amount not set off shall be added to the relevant amount in the following year. सर जी, मैंने कल आपको लॉसेस कराते हुए, आपने कल की क्लास ली है, उसमें लॉसेस कराते हुए मैंने 1.10 कराया, लॉसेस कराते हुए 1.10 भी कराया, और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि नफीस वाले सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑटम 2024 का सवाल है, उसमें भी यही वाली एडजस्टमेंट टेस्ट हुई है। मैंने सबसे ज्यादा मेहनत इसी सवाल पे तो की है कल। मैं क्या कह सकता हूँ, सिर्फ यही कहूंगा कि भाई बात यह है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस को देखा आपने, आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस की सारी इस साल की एडजस्टमेंट्स कर ली। उसके बाद अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था तो उसको एडजस्ट करें। उसके बाद अगर कोई मजीद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है जिसको आपने इस साल के इनकम के साथ एडजस्ट करना है, तो वो कहता है रुक जाओ, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट कर लिया, बाकी अभी भी आपकी इनकम है तो रुक जाओ, पहले क्या करो, देखो आपकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है या 10 मिलियन से कम है। अगर आपकी इनकम 10 मिलियन से कम है तो एडजस्ट कर दो, अगर आपकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो उस 10 मिलियन से ज्यादा वाली इनकम का 50% और ब्रॉड फॉर और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसमें से जो लोअर है वो एडजस्ट कर। ठीक हो गया सर? कल मैंने काफी डिटेल से ये वाली बात डिस्कस की थी। फिर भी जिसको तो पिक, जो जिसके जहन में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है वो तो पिक कर गया, जिसके जहन में कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसको मैं कहूंगा कि E1.10 आप जरूर करें। पास पेपर का नफीस वाला सवाल है वो आप जरूर करें, उससे आपको ये वाली बात ज्यादा क्लियर होगी। डिसीज इंडिविजुअल, अगर कोई बंदा मर जाए तो क्या होगा?
अल्लाह को कम्फोर्ट हो गया। अब क्या उस बंदे की अगर कोई इनकम थी तो उसका क्या बनेगा? सर जी अगर वो बंदा फौत हो गया, उस बंदे की कोई इनकम थी, तो वो इनकम, उस इनकम पर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव टैक्स देगा। अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने लगे थे और वो बंदा मर गया, तो उस बंदे के हवाले से, अगर उस बंदे के अगर अच्छा हम क्या बात करते, सॉरी यार, मैं ये बात कर रहा था कि अगर किसी बंदे की इनकम थी और वो बंदा फौत हो गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी इनकम पे टैक्स देगा। दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि अगर कोई बंदा फौत हो गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने लगी थी, तो वो कानूनी कार्रवाई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ शुरू हो जाएगी। और अगर किसी बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पहले ही चल रही थी और वो बंदा फौत हो गया, तो वो कानूनी कार्रवाई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कंटिन्यू रहेगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कंटिन्यू रहेगी। सर ये लीगल डिसीज इंडिविजुअल के बारे में बात थी। ऑथर हर वो बंदा जो 24 माह से ज्यादा लगाकर कोई आर्टिस्टिक लिटरेरी काम कर रहा है, where the time taken by the author of a literary or artistic work to complete the work exceeds 24 months, the author may elect to treat any lump sum amount received by him in a tax year. ऑथर इलेक्ट कर सकता है कि वो ट्रीट कर ले किसी लम्प सम अमाउंट को जो कि उसने रिसीव करनी है ना टैक्स ईयर, ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टी as having been received in the tax year and preceding to tax year। सर जी 3 सालों पे तकसीम करके टैक्स हो जाएगा। पूरी अमाउंट पर टैक्स लगाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। आपने अगर 3 लाख रुपए कमाए हैं तो भैया 3 लाख रुपए पूरे के पूरे इस साल में भी टैक्स हो सकते हैं, और 3 लाख रुपए 3 सालों पे इक्वली टैक्स भी हो सकते हैं। माइनर चाइल्ड, एनी इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड जो है वो टैक्सेबल होगी। माइनर चाइल्ड की इनकम भी टैक्सेबल होती है। किस तरह? उसका तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना होता। तो भैया इसका जवाब है कि माइनर चाइल्ड की इनकम उसके माँ या बाप, उन दोनों में से जिसकी इनकम हायर होती है, उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होती है। अच्छा जी, अब मैं बात करने लगा हूँ एओपी की, और एओपी में जो बात करनी है उसको अगर मैं लेके चलूं तो एओपी में एक ए है, एओपी की बात करने लगा हूं। सर जी एओपी क्या है? पहली बात तो ये समझिए कि एओपी एक पार्टनरशिप। दूसरी बात ये समझिए कि इसकी एक अलहदा कानूनी हैसियत। तीसरी बात ये समझिए कि एओपी अपने तौर पर टैक्स देती है बहैसियत इदारा। चौथी बात ये समझिए कि एओपी की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान में हो तो वो रेजिडेंट है। अगर एओपी की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली पाकिस्तान में हो तो भी वो रेजिडेंट है। अगर एओपी की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर पाकिस्तान में हो तो भी वो रेजिडेंट है। और रेजिडेंट एओपी का मतलब है कि वो पाकिस्तान सोर्स इनकम हो या फॉरेन सोर्स इनकम हो, दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान हो। अच्छा, यानी एओपी अपने तौर पे एक इदारा है और इदारे की हैसियत से जो इनकम वो कमाता है एओपी, उस पर वो खुद टैक्स देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एओपी का जो हिस्सा होता है वो मेंबर को मिलता है। एओपी जो पैसे कमाएगा वो किसको मिलेगा? उसके मेंबर को मिलेगा। तो मेंबर को जब वो हिस्सा मिलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। तो इसका जवाब है भैया उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? सर एओपी ने भी तो टैक्स दिया है। अगर एओपी ने टैक्स दे दिया और फिर उसके बाद टैक्स देने के बाद उसके मेंबर को पैसे मिले तो मेंबर पे उसका टैक्स
नहीं लगेगा। मेंबर के लिए शेयर ऑफ एओपी एग्जेम्प्ट होता है, अलबत्ता रेट पर्पसेस के लिए मेंबर की इनकम में शामिल होता है, रेट पर्पसेस के लिए मेंबर की इनकम में शामिल होता है। सर जी एओपी की वर्किंग में करने लगा हूँ, येलो कलर यूज करता हूँ, हमारा टाइम बच जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि यार एक करवा ही दूं, जरा बेस मजबूत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक एओपी नहीं किया, उसके लिए ज्यादा दिक्कत है। सर जी इनकम फ्रॉम बिजनेस, सबसे पहले ये देखो अली और बादशाह ने 2 और 3 की रेशो से एक एओपी बनाई है, उसकी टैक्सेबल इनकम 1.2 मिलियन है मिस्टर ए की और मिस्टर बी की। हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड देयर इंडिविजुअल डिटेल। अच्छा मिस्टर ए और मिस्टर बी, सबसे पहले आप वो कहते हैं आपकी इसकी लहदा बातें छोड़ो, सबसे पहले वर्किंग किसकी करते हैं हम, एओपी की वर्किंग। एओपी ने पैसे कितने कमाए, 12 लाख रुपए। इसकी इसकी अगर ये टैक्सेबल इनकम है तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, मेरा ख्याल है 90,000 है, जरा देखिएगा। अगर 12 लाख कमाए तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 90,000। 90,000 टैक्स लायबिलिटी है। अब बड़ी ध्यान से बात सुनना, मिस्टर ए को और मिस्टर बी को कितना हिस्सा मिलेगा। सर जी 12 लाख का 2/5 और 12 लाख का 3/5। जी 12 लाख का 2/5 और 12 लाख का 3/5। जी बताइएगा 12 लाख का 2/5 क्या बना। जी सर 480,000 और 720,000। 480,000 720,000। सर जी टैक्सेबल इनकम थी 12 लाख रुपए, टैक्स लायबिलिटी थी 90,000 रुपए। मिस्टर ए को मिला 480 और मिस्टर बी को मिला 720। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 12 लाख में से 90,000 रुपए टैक्स लेस करके बकाया अमाउंट तकसीम करनी चाहिए थी, इसने पूरा 12 लाख ही तकसीम कर दिया। तो इसका जवाब ये है कि भैया जो असल में रकम मिलेगी मिस्टर ए को वो 90,000 लेस करने के बाद ही तकसीम होगी। लेकिन रेट पर्पसेस के लिए, फॉर रेट पर्पसेस के लिए जो पैसा मिलता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। रेट पर्पसेस के लिए जो पैसा मिलता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। याद रखिएगा मिस्टर ए को 4,80,000 मिला, मिस्टर बी को 7,20,000 रुपया लेट से उसके से आया, तो क्या अब इस पे टैक्स लगेगा। वो कहते हैं शेयर ऑफ एओपी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अलबत्ता रेट पर्पसेस के लिए, अलबत्ता रेट पर्पसेस के लिए वो इनकम में शामिल किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, मैं आपको मिस्टर बी की एग्जांपल देके समझाता हूं। सर जी मिस्टर बी की इस एओपी के अलावा कितनी इनकम थी, 3,10,000। उसने ज़कात पे की हुई थी, लेस कर दे तो कितनी रह गई पीछे, 288,000। ये मिस्टर बी की टैक्सेबल इनकम थी। अच्छा इसको शेयर ऑफ एओपी कितना मिला, 7,20,000। सर जी अब इसकी टोटल इनकम कितनी बन गई। ये जो टोटल इनकम अब मैं बना रहा हूं ये रेट पर्पसेस के लिए है। जी सर बताइएगा, 1,008,000। सर जी अब टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पसेस, मैं बार बार कह रहा हूं ये सच्ची मुची नहीं है,
ये सिर्फ रेट पर्पज के लिए। जी बताइएगा, 1,10,08,000 रुपए पे कितना टैक्स बनता है? यार लाइबिलिटी बता देते यार, कोई भी कैलकुलेट नहीं। 61200। अच्छा जी, एक्चुअल टैक्स। अब मेरी बात सुनो, शेयर ऑफ एओपी शामिल करके टोटल इनकम निकाल के उस इनकम की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, और अब आप जब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी की तरफ चल रहे हैं तो वो क्या होगी? एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी की तरफ चल रहे हैं तो वो क्या होगी? जी सर जी बताइएगा। आप असल में क्या करेंगे, ए ओवर बी इंटू सी 61,200 डिवाइड बाई 1,008,000 मल्टीप्लाई बाय 288,000। जी बताइएगा। 17,486। बस खत्म हो गई बात। सर जी पॉइंट समझना, मैंने एओबी के शेयर पर टैक्स नहीं लगाया, लेकिन एओबी के शेयर को टैक्सेबल इनकम में शामिल किया है, और शामिल करने के बाद जितना टैक्स निकला है उससे मैंने असल में क्या निकाल लिया? रेट निकाल लिया है। ये देखो 61200 डिवाइड बाय 1,008,000 ए ओवर बी की है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ए ओवर बी इंटू सी किया है, तो फिर मेरे पास आंसर है 17,486। मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर जी दिस इज ए ओवर बी इंटू सी। ए ओवर बी इंटू सी किया है तो ये आंसर आया। एक निचोड़ बताऊं, यानी शेयर ऑफ एओपी मेंबर की इनकम में शेयर ऑफ एओपी मेंबर के लिए टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन वो मेंबर की इनकम में शामिल होता है फॉर रेट पर्पसेस। इस लाइन का असल मतलब है ये सब जो मैंने भी आपको करके दिखाया। सर समझ गए? यस और नो? ले सर। अगली बात सुनो। हाँ, हमने कहा शेयर ऑफ एओपी मेंबर की इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होता, लेकिन अगर एओपी जिसका टर्नओवर 300 मिलियन से ज्यादा हो तो मेंबर के लिए लाजमी है कि उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो रिटर्न के साथ एफबीआर को जमा करवाए। अगर उसने वो ना करवाई तो फिर ये वाला जो शेयर ऑफ एओपी होगा ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये वाला शेयर ऑफ एओपी टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने ये वाली बात भी इसके साथ ही कवर कर दी। अब अगली बात सुनो, एक एओपी है, इसका एक पार्टनर मिस्टर ए है, इसका एक पार्टनर मिस्टर बी है, इसका एक पार्टनर मिस्टर सी नहीं है, सी लिमिटेड है, यानी क्या है? कंपनी है। वो कहता है होल्डिंग की बात करें तो 25% ए का, 25% बी का और 50% सी का। टोटल इनकम की बात करें तो वो क्या बनेगी? टोटल इनकम बनेगी, लेट से 100 उसकी टोटल इनकम है। सर जी याद रखिएगा, एओपी का अगर एक मेंबर कंपनी हो तो आप एओपी की टोटल इनकम में से कंपनी का जो शेयर है उसको लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के शेयर पे कंपनी का रेट लगता है, और सर कंपनी के हिस्से पर कंपनी का रेट लगता है। बकाया जो रह जाएगा उसको बकाया शेयर होल्डर्स में, बकाया मेंबर्स में तकसीम कर दिया जाएगा। अब देखो बकाया होल्डिंग कितनी रह गई है? 50। तो उसने 25/50 और 25/50, यानी ये दो लोग रह गए थे, इनको ये आधा आधा
मिल जाएगा। निचोड़ ये है कि अगर एओपी के मेंबर में एक मेंबर कंपनी हो तो वो कंपनी का जो हिस्सा होता है वो टोटल इनकम में से लेस कर देते हैं, वो कंपनी का हिस्सा टोटल इनकम में से लेस कर देते हैं। जाहिर बात है सर, यहाँ पे वो बात तो लिखी नहीं हुई तो अंडरस्टूड है। अच्छा जी, अगली कीमती बात सुन लो। अगली कीमती बात यह है कि एओपी के शेयर्स, अगली कीमती बात यह है कि एओपी is entitled to set off and carry forward its losses as per normal procedure. However, share of loss from AOP is neither adjustable against income nor it is considered for rate purposes. Share of loss from AOP वो एडजस्टेबल अगेंस्ट इनकम भी नहीं है और ये रेट पर्पसेस के लिए भी कंसिडर नहीं। तो सर समझ आ रहा है, यानी अगर एओपी में कोई लॉस आ गया तो उसका मेंबर उस लॉस को कंसिडर नहीं करेगा। अगर एओपी में गेन आ गया तो उसका मेंबर उस गेन को कंसिडर करेगा और रेट पर्पसेस के लिए अपनी इनकम में शामिल करेगा। यही तो बातें भी हैं। लो सर अच्छा जी, एओपी लाइबिलिटी जब निकालेंगे मेंबर की तो वो कैसे निकालेंगे? ए ओवर बी इंटू सी। सर जी ये मैंने अभी आपको करके बता दिया, इसका मसला नहीं है। फिर उसके बाद याद रखिएगा कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं जो आपको बतानी है। सबसे पहली बात यह है कि एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी या कोई भी रेम्यूनरेशन जो पे की गई है एओपी के मेंबर को वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। पहली तो बात ये, यानी टैक्स वाले कहते हैं पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वो प्रॉफिट का हिस्सेदार होता है, वो इसके अलावा सैलरी वगैरह चीजों का हिस्सेदार नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर मेंबर ऑफ एन टैक्स वाले तो उसको मानते ही नहीं है ना, तो उसके अलावा अब वो तो उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो तो उसको उसकी इनकम में शामिल करते हैं। लो सर अगली बात, ये वाली बात भी मैं पहले ही बता चुका, अगर एओपी के मेंबर, एओपी का जो मेंबर होता है उसको जो सैलरी मिलती है, एओपी का जो मेंबर होता है उसको जो इनकम का शेयर मिलता है एओपी का, उस पर टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर एओपी की टर्नओवर 300 मिलियन से ज्यादा हो तो एओपी के मेंबर्स के लिए लाजमी है कि जब वो रिटर्न जमा कराएं तो फिर उस एओपी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जमा कराएं। अगर उन्होंने ऐसा ना कराया तो शेयर ऑफ एओपी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। तीसरी बात, एफबीआर ने ये पॉइंट भी क्लैरिफाई किया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो मैं कहता हूं ना फॉर रेट पर्पसेस, रेट पर्पसेस के लिए टैक्स निकालने के बाद वाली फिगर नहीं जाती बल्कि टैक्स से पहले वाली फिगर। आपको मैंने 12 लाख और 90,000 वाली बात बताई है ना, ये लिखी हुई है सर। अगली बात सुनो, लॉस है अगर एओपी में तो वो ना वो एडजस्टेबल होगा ना ही रेट पर्पसेस के लिए कंसिडर होगा। उससे अगली बात देखते हैं, अगर एओपी के पास इनकम है दैट फॉल्स अंडर एफटीआर then members share from such income shall be added in the taxable income of the member. Agar AOP, if an AOP has any income that falls under FTR, then members share from such income shall not be added in the taxable income of the member.
अगर एओपी के पास एग्जेम्प्ट इनकम है, इफ एओपी हैज एन एग्जेम्प्ट इनकम, तो भैया जाहिर बात है वो तो रेट पर्पस के लिए कंसिडर नहीं होगी, यानी ना एफटीआर इनकम कंसिडर होगी ना ही एग्जेम्प्ट इनकम कंसिडर होगी। अगर एक एओपी में माइनर पार्टनर है और एओपी को कोई इनकम आ रही है, तो वो माइनर पार्टनर की जो इनकम है उसका क्या होगा सर? माइनर पार्टनर की जो इनकम होगी वो उसके मदर या फादर, उन दोनों में से जिसकी हायर इनकम होगी उसकी इनकम में शामिल होकर उसके टैक्स रेट को बढ़ाएगी। फिर अगली बात ये है कि ये बात मैंने टैक्स रेट पढ़ाते हुए बता दी थी, बहरहाल अभी फिर सुन लें। अगर एक एओपी है जिसको लॉ एज कंपनी रजिस्टर होने की इजाजत नहीं देता, तो उस केस में मैक्सिमम रेट ऑन एओपी 45% नहीं होगा बल्कि 40%। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो सर। ये सारे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन आपके साथ हो गई। अब अगली बात सुन लो। Where any property is transferred to another person but the asset remains the property of transferor, rental income of such property will be treated as income of the transferor। वो कहता है अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो गई है किसी दूसरे पर्सन को, लेकिन एसेट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द। सर जी ये बात मैं आपको अक्सर मिसाल देकर समझाता होता हूँ कि अगर बाप ने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है लेकिन किराया बाप वसूल कर रहा है, तो टेक्निकली मालिक अभी भी उसका बाप है और उसका किराया जो है वो उसके बाप की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। दूसरे नंबर पे ये बात की थी कि अगर ट्रांसफर रिवोकेबल है तो समझा जाएगा इसका मालिक इसका बाप ही है। अगर ट्रांसफर इरिवोकेबल हो गई है और किराया भी बच्चा ले रहा है तो फिर समझा जाएगा मालिक बच्चा है और फिर वो किराया बच्चे की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। तीसरी बात ये है तीसरी बात यह है कि अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को या माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक उस बंदे या ट्रांसफरर को ही समझा जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट या एडिक्वेट पैसे लेकर, तो फिर प्रॉपर्टी उस औरत की या उसकी बीवी की ही तस्वुर होगी। अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया एडिक्वेट कंसिडरेशन के अगेंस्ट, लेकिन वो पैसा जो है उसकी बीवी ने अपने शौहर से ही लिया था, तो फिर भी मालिक किसको समझा जाएगा? ट्रांसफर शौहर को ही समझा जाएगा। सर ट्रांसफर ऑफ द एसेट में ये वाली बात थी। जरा एक बार चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी की तरफ आ जाए। अगर एओपी में तब्दीली आ गई है, एओपी में नए पार्टनर्स आ गए, एओपी में पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तब्दील हो गई है, where a change occur in the constitution of a firm during a tax year, the firm income is apportioned for rate purpose among the partner on the time basis. The responsibility for filing the tax return in this case rests with the person who are persons in the firm on the date the firm is required to file its tax return. अगर चेंज आ गया है, अगर चेंज अकर हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, द फर्म्स इनकम इज अपोर्शन्ड फॉर रेट पर्पसेस अमंग द पार्टनर ऑन द टाइम बेसिस। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइलिंग द टैक्स रिटर्न इन दिस केस रेस्ट विद द पर्सन हु आर पार्टनर्स इन द फर्म और द डेट द फर्म इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स टैक्स रिटर्न। Where a firm dissolves or discontinues, अच्छा 6 माह तक मिस्टर ए बी सी 3 पार्टनर थे, अगले 6 माह में सी चला गया और ए और बी पार्टनर रह गए, तो क्या होगा? पहले 6 माह का प्रॉफिट 3 बंदों में तकसीम होगा, अगले 6 माह का प्रॉफिट 2 बंदों में तकसीम होगा। जिस तरह अकाउंटिंग में करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न कौन फाइल करेगा? जो मौजूदा पार्ट जिस वक्त रिटर्न फाइल करने की जरूरत थी और उस वक्त जो पार्टनर्स होंगे वो रिटर्न फाइल करेंगे।
Where a firm dissolves or discontinue carrying on business, any tax payable by the firm is recoverable from any person who was a member in the firm at the time of dissolution or discontinuance of business. Tax payable can be recovered from legal heirs of the deceased partner. सर वो कहता है कि कोई फर्म डिसॉल्व हो जाए या डिसकंटिन्यू हो जाए कैरिंग ऑन बिजनेस, any tax payable by the firm is recoverable from any person who was a member in the firm at the time of dissolution or discontinuance of business. Tax payable can also be recovered from legal heirs. सर पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी जब बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है तो टैक्स वाले कहते हैं वो तुम्हारी सरदर्द है, टैक्स कौन जमा कराएगा? तो भैया जिस वक्त बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ उस वक्त जो बंदे पार्टनर थे वो टैक्स जमा कराएंगे, और अगर वो मर गए तो उनके लीगल हेयर्स टैक्स जमा कराएंगे। सर अगली बात वो ये करता है, अगर कोई पर्सन कैरी कर रहा है बिजनेस को या प्रोफेशन को और वो रिटायर हो जाता है और उसका सक्सेसर आ जाता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स कौन जमा कराएगा, सक्सेसर या प्रीडिसेसर? प्रीडिसेसर वो है जो पहले वाला है और सक्सेसर जो है वो बाद वाला है। प्रीडिसेसर कहते हैं जाने वाले को, समझ लीजिए, और सक्सेसर कहते हैं आने वाले को, पिछला और अगला कह लें। तो भैया जिस वक्त सक्सेशन हुई उससे पीछे की सारी टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीडिसेसर की है और सक्सेशन के दिन के बाद वाली सारी टैक्स लायबिलिटी सक्सेसर की है। Predecessor shall be liable to pay tax in respect of the income of the tax year in which the succession took place up to the date of succession and of the tax year or years preceding that year. Predecessor liable होगा, predecessor क्या होगा? लाइबल होगा कि वो टैक्स को पे करे इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ सक्सेसर। जी सर, सक्सेसर पे करेगा, सक्सेसर लाइबल होगा कि वो पे करे इनकम ऑफ सच टैक्स ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सक्सेशन, और अगर प्रीडिसेसर ना मिल सका तो किसको कहेंगे कि वो टैक्स जमा कराए? सक्सेसर को, और सक्सेसर को कहेंगे तुम प्रीडिसेसर से ले लेना। प्रीडिसेसर पिछले वाला, वो चला गया, वो मिल नहीं रहा, कौन था? है सर वो पार्टनर है ना, मिसाल के तौर पे। वो तो मार ही गया है। अगर तो आप मजाक कर रहे हैं तो एक अलग बात है, एक बंदा फोत हो गया, अब अगली बात करें। ये तो कानून के मुताबिक आ गई ना, वो तो कानून के मुताबिक नहीं कि वो जानबूझ के नहीं सकता प्रीडिसेसर। सर देखिए होता गया है, मिसाल के तौर पे एक सीए फर्म है, सीए फर्म में एक बंदा जो है वो रिटायर हो गया है और अब अगला बंदा उसकी जगह पे सीट संभाल ली उसने। तो अब सवाल ये कि रिटायर होने वाला बंदा बहरहाल जिंदा है, उसने खास तौर पे कहा कि सक्सेशन की बात कर रहे हैं, अदरवाइज देन ऑन डेथ। मरा तो नहीं है, वो जिंदा है, वो मुल्क से बाहर चला गया। अब जो एग्जिस्टिंग बंदा मौजूद है, टैक्स वाले उससे टैक्स रिकवर कर लेंगे और उससे कहेंगे कि तुम प्रीडिसेसर से ले लेना। समझ रहे हैं? डेथ के केस में तो गेम और हो जाती है सर। अच्छा जी, मैंने आपको ये सारी बातें एओपी की एक एक करके बता दी। अब कुछ न्यूमेरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बतानी है। पहली तो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट बात, मैंने कुछ बातें टॉपिक के अंदर पढ़ाई हैं जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। अगली बात मैंने न्यूमेरिकली आपको हल करके बताया है कि किस तरह से अगर कोई ऐसा बंदा जिसका एओपी के अलावा भी बिजनेस हो तो उसकी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इससे अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर टैक्स क्रेडिट मिलना हो तो कैसे करते हैं। तो इसका जवाब है जिस रेट पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है उसी रेट पर टैक्स क्रेडिट भी कैलकुलेट।
यानी ए ओवर बी, यहां पर ए ओवर बी क्या होंगे, लेट्स से ये ए होगा और ये बी होगा। 17486 डिवाइड बाय 288000, इस तरह करेंगे। अच्छा आपको एक बात बताता चलूं, वैसे बाय द वे बात चली है तो जरा बता दूं कि सर ये जो टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस, यहां से जो रेट निकालते हैं ना, यानी 61200 डिवाइड बाय 100800, हमने पहले यहां से रेट निकाला था और ये इस पर अप्लाई कर दिया था, ऐसे ही किया था ना। असल में ये दोनों रेशियोज बिल्कुल सेम होती है, उसी से तो निकाल रहे हो। तो 61200 डिवाइड बाय 100800 आपने जो यहां पर किया है, इसी को ही आपने, यही जो रेट निकलता है इसी रेट पर ही आपने क्रेडिट भी निकालना है। मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आपने एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और टैक्सेबल इनकम को यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स क्रेडिट। ठीक हो गया सर जी, टैक्स क्रेडिट वाली बात बता दी। अब अगली बात बड़ी कीमती है, वो जरा सुनिए। अगर एक एओपी में, अगर एक बंदे का 2 एओपी में शेयर है, तो वो जब शेयर ऑफ एओपी करेगा तो उसमें वो क्या कर देगा, ये देखो उसके 2 एओपी में शेयर थे तो उसने दोनों को ऐड कर दी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर लॉस होगा तो इग्नोर करेगा, लेकिन अगर गेन होगा दो में तो दोनों को ऐड करेगा। एक में गेन एक में लॉस होगा तो गेन वाले को ऐड करेगा, लॉस वाले को इग्नोर करेगा। समझ गए सर? इसके बाद अगली बात यह है, अगर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए टैक्सेबल इनकम में एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर्स हैं, अगर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हुए उसमें एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर हो, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। जैसे यहां पर सैलरी था, प्रॉफिट ऑन डेट था, जिसका जितनी एडजस्टमेंट है, एक पार्टनर का नाम लिखते हैं तीसरे कॉलम में, या 3 पार्टनर्स हो तो 3 कॉलम में पार्टनर्स का नाम और उनको जितनी सैलरी, प्रॉफिट ऑन डेट या एडजस्टमेंट मिली है वो लिखते हैं। और यहां पर फिर उसके बाद जब ये सारी एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर टोटल टैक्सेबल इनकम लिखकर फिर बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर 70-30 पे तकसीम करते हैं। ये उस केस में करते हैं जब आपका, ये उस केस में करते हैं कि जब आपकी टैक्सेबल इनकम में एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स हो। जब आपकी, ये देखो ये टैक्सेबल इनकम है, अगला सवाल है, ये टैक्सेबल इनकम है, इसमें एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू पार्टनर्स हैं। अब चूंकि इसमें एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर है तो आप फिर इसको सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे तकसीम नहीं कर सकते, बल्कि क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। रिजवान, वजाहत, टोटल, ये पार्टनर्स के नाम ले लिए और ये टेबल बन गया, और टेबल पर जो जो एडजस्टमेंट है सैलरी की और प्रॉफिट ऑन डेट की उसको कैलकुलेट किया, और इसके बाद नीचे क्या आ गया, टोटल आ गया। 640 में से 300 लेस करेंगे तो ये 340 आ जाएगा, और ये 340 फिर आर और डब्ल्यू यानी रिजवान और वजाहत आपस में तकसीम हो जाएगा 50-50%। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? This was E7. पाक, अच्छा जी, ये भी मैंने आपको बात बता दी। अच्छा इसके बाद ना इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अभी, इसके वाले से इसका क्वेश्चन है, एक पास पेपर स्प्रिंग 2020 का, फरहान, कामरान और रेहान। वो एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मैंने आपको भी बताया।
मैं असल में चाह रहा हूं कि मैं आपको इसका एक क्वेश्चन जरूर करवा दूं। लेट इट बी लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल करा देता हूं ना। जी सर, जाफर एसोसिएट, चलो जी जाफर एसोसिएट। सर इससे अगला जो है उसमें बिजनेस की एडजस्टमेंट है, और वो वाला सवाल इंशाल्लाह मैंने आपको मंडे को करवाना है, तो बिजनेस भी कवर कर देगा और एओपी भी कवर कर देगा। अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डे टुडे इज 31 अगस्त 2025। Jafar Associate is an AOP with two partners, Manzoor and Adeep, sharing profit and loss in the ratio of 1:3. The following information extracted as sales है, cost of goods sold है, GP है, operating expense है, other income है, profit before taxation. Cost of sale includes raw material worth 2.9 million from which no withholding tax was deducted. सर जी 2.9 मिलियन का रॉ मटेरियल था जिसके वजह से कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। हमने क्या पढ़ा हुआ? 2.9 मिलियन यहाँ परचेजेस का, हाँ जी 2.9 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल वर्थ 2.9 मिलियन। 2.9 मिलियन है जिसके वाले से नो विदहोल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड, कोई विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ था। तो हमने जो रूल पढ़ा हुआ है 80% अलाउ होगा, 20% अलाउ। अच्छा जी सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या शामिल था? सैलरी। आपको पता है पार्टनर को सैलरी देंगे तो माइनस करने की इजाजत नहीं। अच्छा, रेंट ऑफ 15 लाख पेड टू अदीब फॉर लेटिंग आउट बेंगलोर, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट इज रुपीज 20 लाख। जी क्या करेंगे? सर जी आपका खर्चा हुआ कितना है, 15 या 20? सर आपने 15 पे किया तो 15 ही माइनस करोगे ना। सर आपने इनकम कैलकुलेट करनी होती तो टैक्स वाले कहते हैं विच एवर इज हायर, लेकिन जब वो माइनस करना होता है तो टैक्स वाले कहते हैं नहीं इससे तो इनकम कम हो रही है, टैक्स कम बनेगा। उस वक्त उनके असूल बदल जाते हैं। वो सर समझ आ रहा है? तो आपने जो एक्चुअल दिया आपने तो वही लेस करना है। A commission of rupees 860,000 paid to Adeep for acquiring a sales tax order from a customer. सर कमीशन कितनी है? 860,000. A commission of rupees 860,000 paid to Adeep for acquiring a sales order from a customer. सर जी जितनी आप कमीशन पे कर रहे हैं और ये किसको पे कर रहे हैं? पार्टनर को पे करेंगे तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। अदर इनकम कंप्राइज अ डिविडेंड। सर जी ये एग्री लिमिटेड का डिविडेंड है जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसका मतलब है डिविडेंड जो है वो एग्री लिमिटेड का है अदर इनकम का, जो कि क्या है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। सर जी इसका क्या करेंगे? अच्छा आपकी किताब में उसने खास तौर उसके पेपर में उसने आखिरी सफे पर खास तौर पे कहा हुआ था कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे जो टैक्स डिविडेंड पे लगता है वो 25% लगता है। तो टैक्स 25% लगना था। बच्चे अक्सर सॉल्यूशन देखते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि सर ये गलत किया हुआ है। ये गलत नहीं, वो ठीक किया हुआ। डेप्रिसिएशन सवाल कर रहे हैं, एक बार जरूर पीछे देखें भाई क्या रेट गिवन है। भाई उसने दिया हुआ है तो इससे ज्यादा शाणे बनने की क्या जरूरत है? इस तरह ही रेट जरूर देखेंगे किसका रेट क्या दिया हुआ है। और अगर आपको कोई प्लांट एंड मशीन दी, आपने वो 15% लगा के काम हुआ, देखने कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्लांट एंड मशीन और उसका रेट दिया हुआ है तो फिर वो वाला रेट अप्लाई करो। तो सर समझ आ रहा है? तो भाई ये जनरली जो बच्चों ने पेपर में गलती की थी वो ये थी। मेरा ख्याल है स्प्रिंग 25 का सवाल है ये।
मंजूर सोल्ड 5,000 शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी फॉर ₹600 ईच ऑन 30 सितंबर 2014. He acquired these shares in July 2022 for ₹500 each. Manzoor paid a brokerage fee of ₹2 per share to the brokerage house. कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 शेयर थे, वो बेच दिया 600 के हिसाब से, इसने एक्वायर किए थे 500 के हिसाब से, ₹2 की ब्रोकरेज फी लेस कर देंगे. अदीब earn a gain of 3 लाख from a sale of painting in an art collection. सर जी अब आपको पता होना चाहिए ना कि ये शेयर है और लिस्टेड कंपनी के शेयर हैं, तो ये क्या है, सेपरेट ब्लॉक आइटम. और अगर यहाँ पर ये अदीब की बात कर रहा है तो ये क्या है, ये आर्ट रिलेटेड है, तो ये इनकम कौन सी इनकम होगी, NTR. लो सर जी इतना सा सवाल था, मैं तो कहता हूँ एक सवाल और करा देता हूँ. यहाँ इसी को जी सर, इस अटेंड वाले सवाल में मैंने कहा वो मैं पूरा अटेम्प्ट करवाना है, वो मैं पूरा फुल फ्लेज अटेम्प्ट कराऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मैं मंडे वाले दिन करा दूंगा. चूंकि जो मतलब इस अटेम्प्ट में जो पिछली अटेम्प्ट होती है इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं मैंने इसको कवर करना है. इसमें अगर उसमें जो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल जो इस अटेम्प्ट का आया है वो मैंने सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स में कराना है. जो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल आए हैं वो जब मैंने दिन जो पूरा चेंज कर दिया तो मैं इनकम टैक्स के सारे न्यूमेरिकल मैंने करवाने हैं उस दिन. आज AOP के वाले से स्पेसिफिक है. सर जी एक सवाल और मैं दिल चाह रहा कि मैं करवा दूं, हमारे पास टाइम भी है और क्या कहते हैं भाई, करवा दूं सर. सर जी for the purpose of this question assume that the day today is 30 September 2024. Jamshed and Sultana are equal partners in Jamshed Chemicals, which is engaged in the manufacturing and supply of industrial chemicals. The following information has been extracted from JC's record. Sales है, cost of sales है, GP है, finance cost है, other income है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है 2,50,000 रुपए अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ स्लो मूविंग स्टॉक. जी प्रोविजन का नाम सुनते ही आपने कहा खबरदार ये तो माइनस, इसको ऐड बैक कर देंगे. एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस में शामिल है सैलरी जो 4.5 लाख हर पार्टनर को दी है. पार्टनर कितने हैं, 2, तो 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 9 लाख. फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ ₹3,25,000 पेड टू ईच पार्टनर ऑन देयर कैपिटल अकाउंट. सर जी पार्टनर को दिया है 325 मल्टीप्लाई बाय 2 650 एड बैक होगा. बैड डेट रिकवर्ड कितना था, 2,25,000. राइट ऑफ कितना था, 4 लाख. टैक्स अथॉरिटी ने कितना अलाउ किया था. सर जी न्यूमेरिकल जब भी कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपने करना है कि ये जो ऐड किया था इसको रिवर्स करना है और दूसरे नंबर पे फिर A माइनस B वाला फॉर्मूला था. व्हाट इज A, बैड डेट रिकवर्ड. व्हाट इज B, actual bad debt minus allowed bad debt. ₹1,25,000 नेट लॉस था. अच्छा अब ये एनर्जी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो बुनियादी तौर पे ये स्पेकुलेशन है. स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में आपने क्या कहा है कि भैया इसको अलहदा रखेंगे, नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा रखेंगे. अब चूंकि ये स्पेकुलेशन है तो इसने इसको किसके अंदर शामिल कर दिया है, नॉन स्पेकुलेशन के अंदर शामिल कर दिया. हम इसको पहला काम तो ये करेंगे 1325 का लॉस इसने माइनस किया हुआ था, हम ऐड बैक कर देंगे.
फिर 1 मई 2024 को सुल्ताना विद जमशेद परमिशन मूव सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर टू रेजिडेंस। सुल्ताना ने क्या किया, फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर अपने घर ले गई। सर जी 2 मिलियन उस फर्नीचर की फेयर मार्केट वैल्यू थी और कॉस्ट क्या थी, 16 लाख। 16 लाख कॉस्ट ही खरीदा था जुलाई 2021 को, आपका चल रहा है 2024। तो सर टैक्स ईयर 2022 की भी डेप्रिसिएशन लेनी थी, टैक्स ईयर 2023 की भी डेप्रिसिएशन लेनी थी। 2022 की बनेगी शायद 61 से 80, 240। फिर 1600 में से 240 लेस करो और फिर उसका 15% लो। जी सर, WDV कितनी बनी, WDV कितनी बनी सर, गेन कितना आया, वो मुश्किल तो नहीं लग रहा, इस तरह से इसको करना था, इस तरह से इसको करना था। लें सर, लो इतनी सी एडजस्टमेंट थी, ये 3-4 एडजस्टमेंट करके आपने उसको फारिग करना है। इसके 8-9, ये 8 नंबर का पार्ट आपने कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं, अब आ रहा हूं अगले पार्ट की तरफ। सुल्ताना ने प्लॉट किराए पर दे दिया है अपने भाई को 1 लाख रुपए किराए पर, जबकि फेयर मार्केट रेंट कितना है, 170। क्या लेंगे, विचएवर इज हायर वो ले लेंगे। इसने डिपॉजिट भी दिया था नॉन एडजस्टेबल 3 लाख, इसका क्या होगा सर जी, 3 लाख को डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर देंगे, यस और नो, नो नो सर जी, वो बिल्डिंग के लिए होता है, लैंड के लिए तो भाई ये वाला काम नहीं करना था। बहुत से बच्चों ने यही हरकत की, ये बिल्कुल गलत था। बल्कि वो उसने भी पूरी बेस बनाई, पुराना भी दिया कि पुराने का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लगे, वो सारा गलत था। ये वाला सारा रूल किसके लिए होता है, बिल्डिंग के लिए होता है, लैंड के लिए नहीं होता। इन 2021 में सुल्ताना ने रिसीव किया है 2000 shares of foreign company Lucky Incorporation from her friend Jamila as a gift. Jamila acquired these shares in 2018 for the PKR equivalent of 45 per share while working in USA. The fair market value of each share at the time of transfer to Sultana was PKR equivalent of 120. On 1 January 2024, Sultana disposed of these shares for PKR equivalent of 200 per share and paid PKR equivalent of 82,000 in taxes in the USA. जी सर, अब बड़ी ध्यान से अच्छी एडजस्टमेंट थी। 2000 शेयर इसको 2021 में दिए हैं, ये शेयर फॉरेन कंपनी के हैं, इसको इसकी फ्रेंड ने ये शेयर गिफ्ट किए हैं 2021 में। इसकी फ्रेंड ने 45 का लिया था, लेकिन जब इसको गिफ्ट किया था तो उसकी वैल्यू 120 थी। सर जी अगर आपको आपका फ्रेंड गिफ्ट करेगा कोई चीज, तो जिस वक्त उसने आपको गिफ्ट की उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कितना, 2,40,000। क्या ये आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? द आंसर इज जिस पीरियड में वसूल किया है उस पीरियड में टैक्स होगा। ये 2021 में टैक्स हो गया होगा। हमारा कौन सा साल चल रहा है, 2024। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा अब क्या हुआ, अब आपने ये शेयर कितने का बेच दिया, 200 का बेच दिया।
तो 2000 का शेयर 200 के हिसाब से बेचा तो कितना आ गया? 4 लाख। आपका 2,40,000 ऑलरेडी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्स हो चुका हुआ है। अब बकाया कितना रह गया? 1,60,000। ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सर जी कैपिटल गेन। लेकिन याद रखना ये फॉरेन सोर्स इनकम है, ये फॉरेन सोर्स इनकम है। गर्चे ये लिस्टेड है लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है कि आप इसको सिक्योरिटी कहें। ये सिक्योरिटी नहीं है, ये एनटीआर के तौर पे टैक्स होना है, ये सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होना भी नहीं है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, सुल्ताना इज ऑल्सो अ रिनाउंड ऑथर एंड हैज रिटन न्यूमरस बुक्स ऑन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। She completed her latest work titled The Ocean। अब भैया मुख्तसर ये कि इसने 5,04,000 भी किताब लिख के बेची। भैया आप 5,04,000 पूरे का पूरा इनकम में शामिल करके टैक्स करेंगे पहली बार। आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि इसको डिवाइड बाय 3 करें और 3 सालों पर इक्वली टैक्स कर दें। तो आप अगर 5,04,000 पूरा टैक्स करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ये स्टोरी है। इसने 2 नंबर का खास तौर पे पूछा था कि सुल्ताना के पास उस रॉयल्टी के हवाले से क्या ऑप्शन थी, तो आपने ये दोनों पहलू बताने थे। सर यार मुश्किल तो नहीं लग रहे? ये लेटेस्ट अटेम्प्ट के सवाल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और जो पिछली अटेम्प्ट में आया है इंशाल्लाह वो वाला सवाल उसके बाद डिस्कस करूंगा। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि आपको 2 न्यूमेरिकल कम से कम फुल फ्लैज खुद करवाऊंगा, यानी उसमें मैं पूरे अटेम्प्ट करूंगा। अभी तो मेरा टारगेट था कि मैं जो मेजर एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी डिस्कस कर दूं, वो मैंने आपके साथ कर दी हैं। 2 सवाल आपको मैंने करा दिए हैं, 2 सवाल और हैं। एक स्वीट बेकर्स वाला सवाल है और एक आज़ादी वाला सवाल है। ये दोनों सवाल आपको और करने चाहिए, कम से कम एओपी की प्रैक्टिस के लिए ये 4 से 5 सवाल करने चाहिए। अच्छा, एक चीज आज़ादी वाले सवाल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाला पॉइंट है, वो जरा आपको डिस्कस करा दूं। मैंने तो देखा वो 1-2 बुक्स में भी गलत है, 1-2 किताबों में भी उसको ठीक से नहीं किया गया। अब सुने, ये अगर व्हीकल हो नॉट अप्लाइंग फॉर हर, अगर व्हीकल हो नॉट अप्लाइंग फॉर हर, और इसको हमने क्या लिया हुआ हो, लीज पर लिया हुआ हो, तो इसका जो लीज रेंटल होता है वो अलाउड एज डिडक्शन होता है। पढ़ा हुआ है? वो कहता है कि इस लीज रेंटल में 2 हिस्से होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो जितना है वो सारा अलाउड है, लेकिन प्रिंसिपल वो कहता है सिर्फ अलाउड कितना होगा, अप टू 2.5 मिलियन। जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ 2.5 मिलियन तक अलाउ होगा, उससे ज्यादा अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। तो इस सवाल में ये वाला पॉइंट ट्रिकी था जो ज्यादा स्टूडेंट्स ने गलत किया, बाकी बिल्कुल सिंपल बिजनेस तरह का सवाल था। स्वीट बेकर्स में एक एडजस्टमेंट ट्रिकी है, वो भी आपको बताता चलूं, टाइम भी है और आप लोगों को मैं चाहता हूं कम से कम ये 4 सवाल आप घर जाके आज करें, आपका एओपी मजबूत हो जाएगा। सर जी स्वीट बेकर वाले सवाल में एडजस्टमेंट ये थी, अब मेरी बात गौर से सुनना, वो कहता है नेट सेल में शामिल है रेंटल रिसीव्ड, इसकी एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड इसने किराए पर दी हुई, इसको किराए के तौर पे मिल क्या रहा है, 5 लाख रुपया किराया मिलता है और 120 पेटी अंडे की मिलती है।
जिसको इसने सेल्स के अंदर शामिल किया हुआ है। तो पहला काम तो ये किया कि इसको सेल में शामिल नहीं होना चाहिए था, और दूसरा काम ये करना है कि आपने इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल करना है। तो इसका जवाब है नहीं भैया, एग्रीकल्चर लैंड है, ये एग्जेम्प्ट होती है। तो इसमें 120 पेटी अंडे हैं और हर पेटी 7200 की है, और एक महीने में एक पेटी आती है, जिसका मतलब है 12 ये हो गया। तो ये क्या बन गया, 120 इंटू 7200 इंटू 12 जी। ये टोटल अंडों का खर्चा। अच्छा, इसने इसको क्या किया हुआ है, सेल में शामिल किया हुआ है। तो पहला काम क्या करना था, आपने इसको सेल में से लेस करना था, और दूसरा काम आपने ये करना था कि इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल भी करना था। तो ये 2 बार माइनस होना था। बच्चे अक्सर समझते हैं इसका सोल्यूशन देख के कि ये 10.36 2 बार माइनस हुआ है, कोई गलती है। गलती नहीं है। एक बार आपने सेल में शामिल कर दिया था, उसको रिवर्स किया, और दूसरी बार आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल करना चाहिए था, नहीं किया था, उसको करेंगे। तो ये 10.36 की फिगर जो है वो एक ही सवाल में 2 बार माइनस होती है। उसकी लॉजिक मैंने आपको समझा दी है। इस सवाल में एक ये एडजस्टमेंट ट्रिकी थी, मैंने आपको बता दी। सर जी आराम से नहीं बैठना, 9, 10, 11, 12 4 सवाल आपने करने हैं। और अगर मुझे अटेम्प्ट कहते हैं तो ऑटम 22 की अटेम्प्ट है। जिन लोगों के पास मेरी किताब नहीं है मैं उनके लिए बता दूं, ऑटम 22 की अटेम्प्ट है। दूसरा कौन सा है जी, ऑटम 22 के बाद स्वीट बेकर्स क्या है जी, स्प्रिंग 24 है। नहीं, ऑटम 22 के बाद ये ऑटम 23 है। फिर उसके बाद आजादी, स्वीट बेकर्स, जमशेद एंड कंपनी, और चौथा है जाफर एसोसिएट। ये 4 सवाल आज आपकी होम असाइनमेंट है। मैं अपनी क्लास यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यार आज का लेक्चर में ज्यादा फोकस मेरा न्यूमेरिकल था, पेपर में आना भी इसमें से न्यूमेरिकल है। बाकी 2 इंशाल्लाह न्यूमेरिकल मैंने आपको मंडे वाली क्लास में कराने हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।